नमस्कार। एनडीटीवी की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, भारत भी लड़ रहा है और भारत ने जो लॉकडाउन इंपोज किया है उसके कुछ फायदे या असर होते दिख रहे हैं। कितना लंबा चलेगा और एक महीना जो लॉकडाउन का पूरा हो गया है उसको सरकार किस तरीके से देखती है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी जी जुड़ गए हैं। नितिन गडकरी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो गडकरी जी आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एक खबर कुछ माध्यमों से मैंने सुनी कि आपकी सेहत थोड़ी सी गड़बड़ रह रही है। सबसे पहले तो आप ये बता दें, आपकी सेहत कैसी है? मेरी सेहत बहुत अच्छी है। मैं एक ही दिन के लिए हॉस्पिटल में गया था और एकदम ठीक है, फिट है और मैं अभी पूरी तरह से एक्टिव हूँ और सेहत की कोई चिंता करने का कारण नहीं है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात बताई। अब आपकी सेहत ठीक है। मैं आगे कोरोना वायरस से लड़ने में भारत की सेहत कैसी होगी और हमारी जो आर्थिक सेहत है उसको सुधारने पर भी आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। उम्मीद है आप उसका हमको जवाब देंगे। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके मंत्रालय के क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं पिछले एक महीने में जब से ये लॉकडाउन लगा है? देखिए, सबसे पहली बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हमारी रोड मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और जहां इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है वहां मार्केट में लिक्विडिटी लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमने इस क्राइसिस में भी मार्च एंड तक हमारा लगभग टारगेट पूरा किया है और आज की स्थिति देखकर प्रधानमंत्री जी ने जो 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का एक संकल्प किया है उसमें हमारे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बड़ी है और मैंने ये तय किया है कि 30 किलोमीटर का जो हमारा हमने काम किया है अब इसको हम दुगुना या 3 गुना करेंगे और इसलिए आने वाले साल में हमारे रिसोर्सेस की हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। हम पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड और बैंक से पैसा लाकर बना सकते हैं। हमारा अभी एनएचआई AAA रेटिंग है, 40,000 करोड़ हमारा साल का टोल का इनकम है और अब हम लोग 1 लाख करोड़ तक जाएंगे। 2000 लॉजिस्टिक पार्क और उसके साथ 2000 बस पोर्ट और उसके साथ साथ हम लोग 22 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे और हाईवे के बाजू में हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेजेस, लॉजिस्टिक पार्क ये बनाने का प्लान भी कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि इंडियन इकोनॉमी को जो एक्सीलरेट करने की बात प्रधानमंत्री जी ने की है उसमें हमारा विभाग जो टारगेट दिया उससे ज्यादा काम करेगा। जहां तक एमएसएमई की बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश के विकास में एमएसएमई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारी 29% ग्रोथ जो है जीडीपी की वो एमएसएमई से आती है। हमारा एक्सपोर्ट जो होता है 48% एमएसएमई से होता है और करीब 11 करोड़ जॉब हमने हमारे यहाँ क्रिएट हुए एमएसएमई के कारण। स्वाभाविक रूप से एमएसएमई अड़चन में है, वो प्रॉब्लम फेस कर रही है और इसलिए हमारे वित्त मंत्रालय ने, उसके बाद रिजर्व बैंक ने, बैंकों ने, भारत सरकार ने और हमारे मिनिस्ट्री ने बहुत से अच्छे निर्णय किए हैं। तो हमने 20% वर्किंग कैपिटल ज्यादा बढ़ा कर दिया है। उसके साथ साथ हम फंड्स ऑफ फंड करके 10,000 करोड़ अगर एमएसएमई बैंक मार्केट में जाकर अगर कैपिटल रेस करती है इक्विटी तो हम लोग उसमें करीब 15% हम उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। ये योजना भी हमने बनाई है। जो सीना कमेटी की रिपोर्ट थी जो रिजर्व बैंक ने अपॉइंट की थी उसके बाद में काफी चेंजेस किए। एमएसएमई की डेफिनेशन के बारे में आने वाले 7-8 दिन में वो भी डिक्लेरेशन हो जाएगा और उसके साथ हमने ये स्टडी किया है कि हम लोग ये जो एमएसएमई का प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि बड़े प्रमाण पर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स और मेजर इंडस्ट्री में पैसा अटका हुआ है, इसलिए वो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो हम ऐसा एक फंड क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री और हमारी कैबिनेट में शायद उसका अप्रूवल मिलेगा तो कर पाएंगे। तो वो हमने रिकमेंड किया है कि भाई ये 1 लाख करोड़ का फंड होगा जिसकी गारंटी हम लोग इंश्योरेंस करके हम लेंगे और वो पैसा हम लोग जिनके पेमेंट मेजर इंडस्ट्री में, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल में फंसे हुए हैं उसके अगेंस्ट उनको पैसा मिलेगा और ऐसी एक स्कीम हम बनाने के पीछे लगे हैं ताकि इस समय लिक्विडिटी आएगी तो निश्चित रूप से मार्केट में चहल पहल होगी जिससे हमारा ग्रोथ बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा। और एक बात हम कर रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है 3 साल में हुआ है उसका एक किताब निकाल रहे हैं और जो हमारा इंपोर्ट होता है 3 साल का उसका भी एक किताब, 2 अलग किताब निकाल रहे हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं और इंपोर्ट को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये दोनों बातें उसमें रहेगी। एक मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जापान के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से चाइना से जापानी इन्वेस्टमेंट और जापानी उद्योगपति जहां से बाहर आएंगे तो उनके लिए एक बड़ा पैकेज डिक्लेयर किया है।
तो मुझे लगता है यही पूरे वर्ल्ड में, विश्व में वी आर ऑल फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। पर अब वर्ल्ड के सभी देश चाइना के साथ व्यवहार करना नहीं चाहती। चाइना एक सुपर इकोनॉमिक पावर है। इस समय ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मैं ये मानता हूं कि ये आपत्ति नहीं है, ये इष्टापत्ति है। और इसका उपयोग करके हमारे इकोनॉमिक कॉरिडोर के बाजू में, हमारे ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे के बाजू में लैंड एक्विजिशन कॉस्ट बहुत सस्ती है। और हमने भी ये तय किया है कि हमारे एक जॉइंट सेक्रेटरी को एक काम देंगे कि जितनी ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएगी, न्यू टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड एक्सपीरियंसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं। और मैं मानता हूं कि अब ये जमाना जो है वो कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ का है। तो हम इस आपत्ति का उपयोग करके इन्वेस्टमेंट लाए और इंडिया को जो प्रधानमंत्री जी का सपना है सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने का, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो पूरा करें। गडकरी जी, जो आखिरी चीज आपने बोली, मैं पहले उसी से शुरू करना चाहता हूं। आपने ये बोला कि चाइना से जिस तरीके से लोग हाथ खींच रहे हैं, दुनिया भर की जो ताकतें हैं वहां से अपनी इन्वेस्टमेंट्स वापस ले रहे हैं, कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमको उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। इस बारे में बात भी बहुत कुछ हो रही है। लेकिन गडकरी जी, इससे पहले जब एक ट्रेड वॉर हुई थी यूएस और चाइना की, तो ऐसा नहीं था कि इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में आया, वो कहीं और चला गया। हिंदुस्तान के संदर्भ में ये कहा जाता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना कमजोर है, पॉलिसीज बहुत कमजोर हैं, इन सबको दुरुस्त पहले करना पड़ेगा, इससे पहले निवेश आए। मैं पहली बात तो आपको ये कहूंगा कि निश्चित रूप से हमको हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल एमआईडीसीज है, वहां के क्लियरेंसेस, लाइसेंसेस टाइम बाउंड तुरंत देने पड़ेंगे। और इसीलिए इस इन्वेस्टमेंट को मेरे डिपार्टमेंट में हम एक जॉइंट सेक्रेटरी जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और नई नई टेक्नोलॉजी आएगी। इसमें मैंने और एक बात, आज मैं सभी करीब से कम 10-12 दिन में करीब 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों तक पहुंचाऊं। मैंने उनको कहा है कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू इनोवेशन है, न्यू रिसर्च है, उसके लिए आप ज्वाइंट वेंचर करिए। ये भी एक अपॉर्चुनिटी की टेक्नोलॉजी लाने की। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में अवेलेबल फैसिलिटीज बहुत सिंपल वे से अवेलेबल करके देना ये सरकार की जिम्मेदारी है। और आप जो कह रहे उस प्रकार के ऑब्स्टेकल्स को हम रिमूव करेंगे, ऑब्स्टेकल्स नहीं रहेंगे और इसको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर फॉर जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके लिए करेंगे। वो निश्चित रूप से आपकी बात का महत्व मैं जानता हूं और हम इस दृष्टि से ही ये जो बॉटलनेक्स है वो दूर करने के लिए सरकारी लेवल पर हम कोऑर्डिनेट भी करेंगे, कम्युनिकेट भी करेंगे और कोऑपरेट भी करेंगे। गडकरी जी, आपने अभी बताया पूरा एक एक्शन प्लान, आपने बहुत ही विस्तार से समझाने की कोशिश की कि रोड टू रिकवरी क्या हो सकती है। उसमें आपने एमएसएमई का भी जिक्र किया। जाहिर सी बात है वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकारी कुछ पैकेज मिलेगा, लिक्विडिटी का इन्फ्लक्स जो है, इनफ्लो, वो सरकार की तरफ से आएगा। मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहता हूं, क्या सरकार ने एक असेसमेंट किया है कि हमको इकोनॉमिक लॉस कितना हुआ है? क्योंकि यशवंत सिन्हा आपके पुराने साथी, उन्होंने एनडीटीवी से बात करते वक्त ये बोला कि सरकार को कम से कम नहीं तो 15 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करना पड़ेगा अगर इस आर्थिक दिक्कत से बाहर निकलना है। तो असेसमेंट पूरी हो चुकी है या नहीं? देखिए, इसके बारे में तो फाइनल सरकारी पॉलिसी डिक्लेयर होगी, उसमें आएगा। मैं जहां तक एमएसएमई के बारे में बता सकता हूं कि आने वाले समय में एमएसएमई का जो 1 महीने का लॉकडाउन है उसमें काफी नुकसान हुआ है और 1 महीने के पहले भी इकोनॉमिक सिचुएशन में भी लोगों की काफी तकलीफें थी। पर मैं ये मानता हूं कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव एटीट्यूड और फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और मुझे लगता है कि ऑब्स्टेकल्स को दूर करके हमको इकोनॉमी को एक्सेलरेट करना पड़ेगा, गतिशीलता देनी पड़ेगी। सरकार ने ऑलरेडी 1,80,000 करोड़ का पैकेज जाहिर किया है और फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक लगातार काफी अच्छे निर्णय भी कर रही है। लगातार प्रधानमंत्री जी के लेवल पर इसका रिव्यू हो रहा है और उसकी पॉलिसी बनेगी। पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एक बात समझिए कि जैसे इंडस्ट्री भी अड़चन में है वैसे स्टेट गवर्नमेंट भी अड़चन में है। बिल्कुल, रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है, बिल्कुल, जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो। तो इस समय हमें सभी स्टेक होल्डर को एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना पड़ेगा। हमको सरकार को भी प्रोटेक्ट करना है, बैंकों को भी प्रोटेक्ट करना है, उद्योगों को भी प्रोटेक्ट करना है। कोई भी बीच में इस रेस में किसी का भी नुकसान न हो के किसी को रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम सब मिलकर चलेंगे। कैसे? गडकरी जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये होगा कैसे, ये इक्विलिब्रियम आप कैसे बनाएंगे? क्योंकि स्टेट्स जो हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि केंद्र पैसा देगी, पैकेज देगी। एमएसएमई प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से केंद्र लिक्विडिटी दे दे। हर कोई तो केंद्र से पैकेज मांग रहा है और अभी तो मैं मजदूरों पर आया भी नहीं।
अभी तो आपको बताता हूं, बड़े प्रमाण पर भारत सरकार ने ऑलरेडी बहुत से पैकेजेस दिए, लेबर्स के लिए दिए हैं। हमने 500 रुपए जिनके जनधन योजना में अकाउंट थे उनके अकाउंट तक जमा कर दिए, लोगों लाइन लगाकर पैसे ले रहे हैं। हमने फूड अवेलेबल करके दिया है, सस्ते में दिया है। और कुछ जगह तो ऐसा है कि अभी फूड का कोई जगह अड़चन नहीं है, चावल और गेहूं भरपूर दिया गया है। अब इस समय हमने सब प्रकार के जितने कुछ काम कर सकते हैं वो राज्य सरकार के सहयोग के साथ हम लोग कर रहे हैं। और एक बात आप समझ लीजिए कि एवरीवन इज इन प्रॉब्लम। तो आखिर सरकार को भी आज इस समय रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है, तो हम लोग पहली बात जो उद्योजक है वो सरकार की भूमिका में भी जाए, सरकार उद्योजक की भूमिका में जाए और दोनों बैंकों की भूमिका में जाकर हम सबको सर्वाइव होते हुए आगे जाना है, ये समझकर करना पड़ेगा। मुझे एक ने पूछा कि जापान के सरकार ने 12% जीडीपी का इसके लिए रखा है। जापान की इकोनॉमी का वॉल्यूम, यूएसए के इकोनॉमी का वॉल्यूम, वहां की ताकत और हमारी इसमें फर्क है। फिर भी इस स्थिति में बड़े प्रमाण पर हमारी सरकार, भारत सरकार लगातार सब स्टेक होल्डर्स के पीछे, उद्योजकों के पीछे हमारी बैंक खड़ी है और हम लिक्विडिटी बढ़ा रहे हैं। जो मैंने आपको बात कही कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाना इंपॉर्टेंट है और लिक्विडिटी बढ़ने से हमारा जो चक्र है उद्योगों का वो एक्सेलरेट होगा। और ये लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक उपाय ढूंढे हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसका सबका विचार हो रहा है। ऑफिशियल बातें जो होगी वो डिक्लेयर होगी। जहां तक मैं अपने डिपार्टमेंट तक रोड और इसमें क्या हो रहा है उतने तक ही बता पाऊंगा। और मेरा विश्वास है कि फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी, सभी मंत्री, हम सबको प्रधानमंत्री ने टास्क दी है और हम सब उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से गडकरी जी, मेरे कुछ और सवाल उसके बाद मैं और पूछूंगा। अक्सर कई लोगों ने ये बोला है कि ये जो लॉकडाउन किया गया है, पूरे देश भर में जो लॉकडाउन किया गया है, उससे सिर्फ अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर कोरोना वायरस नहीं हुआ है, तो वहां लॉकडाउन होने का कोई मतलब ही नहीं है। आपको लगता है कि ऐसी जगह जो कि ग्रीन जोन्स हैं वहां पर पूरी तरीके से एक्टिविटी अलाउ कर देनी चाहिए ताकि हम लोग जितना डैमेज हो रहा है उस गति से डैमेज ना हो? देखो, पहली बात तो आपको मैं बताऊंगा कि जो जिले में एक भी कोरोना नहीं था अभी वहां शुरू हो गया, ये कहां जाएगा ये बता नहीं सकते, इसलिए प्रिवेंटिव मेजर करके किया है। पर आज ही सरकार ने जाहिर किया है, अभी हमारा नेशनल हाईवे पर 65% ट्रैफिक आ गया है, पोर्ट्स ओपन हो गए हैं, इंडस्ट्री बड़े प्रमाण पर महाराष्ट्र में आज ही सब जगह पर बड़ी चालू हो गई है। इसके बाद शॉप एक्सटेंशन एक्ट पर दुकानों को भी खोलने की बात हुई है। 3 बातें बहुत जरूरी है। मास्क बाहर निकलने के बाद घर से तुरंत बिल्कुल मैंडेटरी उपयोग करें। दूसरी बात, लगातार हाथ सैनिटाइजर से जाते जाते समय धोते रहे। और तीसरी बात, कहीं भी चाहे आप आपके स्टूडियो में हो, इंडस्ट्री में हो, बाहर हो, अगर आप काम करते हैं तो 1 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस को मेंटेन करें। और हमने इंडस्ट्री को यह भी कहा है, मैंने एमएसएमई वालों को कहा है कि अगर शहर से लोग इंडस्ट्रियल एरिया आते हैं तो बस में कम से कम 25 लोग ही बैठेंगे ताकि डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। और उसके साथ लेबर अभी बड़े प्रमाण पर अगर ये जाने की बात हो रही है, ये भी ठीक नहीं होगा। ऐसे अगर लेबर चले जाएंगे तो और उनमें अगर कोरोना होगा तो उस राज्य में पहुंच जाएगा। इसलिए लेबर जो जो राज्यों में है उनको वहीं के वहीं तुरंत रोजगार उपलब्ध हो, इंडस्ट्री चालू हो जाए, ट्रेड एक्टिविटीज चालू हो जाए, बिजनेस मार्केट चालू हो जाए। और सरकार ने उसकी पहल की है। आने वाले 2-4 दिन में काफी बातें शुरू हो जाएगी। एक तरफ कोरोना को प्रोटेक्ट करने के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल है, उसके ऊपर अमल करना, और दूसरी ओर डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए हमको मार्केट इकोनॉमी को भी आगे चलाना। ये दोनों बातों का समन्वय साधने का समय हमारे पास आया है। और हम सबको मिलकर इसकी चिंता करते हुए, इसको ओपन करते हुए आगे जाना है। मुझे लगता है ये देश के लिए आवश्यक है और ये दोनों भूमिका कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, एक दूसरे के लिए पूरक है। और इस दृष्टि से अभी शुरुआत हुई है। ये बात जरूर है कि 1 महीने के लॉकडाउन से काफी नुकसान हुआ है, पर अभी ये तुरंत शुरू हो जाएगा और हमारी इकोनॉमी लाइन पर आएगी और मार्केट, दुकानें शुरू हो जाएगी और फिर से लोगों को राहत मिलेगी और मजदूरों को वही काम मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। दो सवाल गडकरी जी इसमें, ये आज जैसे वो जो शासन आदेश था गृह मंत्रालय का, उस पर भी बड़े आरोप लगे कि पहले आदेश जारी कर दिया, आदेश साफ नहीं था और उसके बाद उसमें एक कितना कंफ्यूजन हुआ उस आदेश को लेकर के, क्या खुला है क्या नहीं खुला है। आपको लगता है कि एक प्लानिंग के स्तर पर और बेहतर एक प्रयोग किया जा सकता था, ज्यादा अच्छी प्लानिंग की जा सकती थी? देखिए, मैं आपको एक बात, पहली बात बताता हूं कि जात, पंथ, धर्म, भाषा, राजनीति, पार्टी सबसे ऊपर उठकर हम सब भारतीय है। राज्य सरकार किसी के भी, हम सब एक है और हमको मिलकर इस समस्या का सामना करना है।
और स्थितियां भी इतनी ऐसी विचित्र बनी हुई है कि हर निर्णय के कुछ अच्छे भी परिणाम है, कुछ बुरे भी परिणाम है। और ऐसे समय कुछ बातों में कभी बदलना पड़ेगा, कभी उपयोग में लाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये इसको हम लोग इस प्रकार से ना ले। हम लोग लगातार एक परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं और जाते समय कभी आगे कभी पीछे जाकर थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, लोगों के फीडबैक के साथ करनी पड़ेगी। हम सब लोग मिलकर पूरे देश से कलेक्टर से बात करते हैं, फिर फीडबैक प्रधानमंत्री तक पहुंचाते हैं, होम मिनिस्टर तक पहुंचाते हैं और उसके ऊपर विचार होने के बाद हमारे भारत सरकार में सेक्रेटरी के लेवल पर अलग कमेटियां बनी है, वो पूरा अध्ययन करती है, उसके बाद निर्णय करते हैं। राज्य सरकार का भी सहकार्य, उनका ओपिनियन लेते हैं और फिर करते हैं। ये सब जब मिलजुल कर हो रहा है, इसके पीछे 100% वो परफेक्ट हो, कोई कमी ना रहे, इसलिए अनुभव के साथ कभी थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ा तो ये इसको मिस्टेक के रूप में नहीं मानना चाहिए। ये एक प्रयोग है। हम एक क्राइसिस में काम कर रहे हैं, एक संघर्ष में काम कर रहे हैं, एक वॉर लड़ रहे हैं। वॉर में कभी आगे जाना पड़ता है, कभी पीछे हटना पड़ता है। उसी प्रकार से हम सब लोग उस स्पिरिट में इसको लेंगे तो इस देश के लिए अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है। ये बात तो आप ठीक बोल रहे हैं, इससे तो मैं भी पूरी तरीके से सहमत हूं कि इतने कम समय में अगर कोई तेजी से फैसला लेना है तो उसमें थोड़ा आगे पीछे होगा और देश हित में ऊपर उठना पड़ेगा। लेकिन गडकरी जी, क्योंकि आपने मजदूरों की बात की, मेरा अगले कुछ सवाल उससे संबंधित होंगे। हाइंडसाइट में अगर जैसे एक इतिहास में जाकर के अगर आप अपने आप को सोचें या सरकारी दृष्टिकोण से सोचें, आपको लगता है कि ये जो माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस थी, हजारों हजार लोग जो हैं, लाखों लाख लोग रातों रात सड़क पर पैदल चल रहे हैं, आपको लगता है इसकी प्लानिंग ज्यादा बेहतर हो सकती थी? ऐसा क्यों हुआ? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि ज्यादातर जो डेवलप स्टेट्स हैं वहां काम करने के लिए बैकवर्ड, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली जो कंपैरेटिवली बैकवर्ड स्टेट है वहां से लोग आते हैं। और मुझे लगता है कि अब इसके बारे में कुछ समस्या है। नेशनल हाईवे पे लोग पैदल चल रहे हैं। अभी मैं नागपुर में ही देख रहा, हमने कैंप खोले उनके लिए। हैदराबाद से, उधर से, तेलंगाना से, आंध्र से पैदल आकर वो उधर छत्तीसगढ़ की तरफ जा रहे हैं। तो नेचुरली ये समस्या इसलिए है कि एकदम लोग डर गए हैं। आवश्यकता इस बात की कि उनके मन में कॉन्फिडेंस जागृत करे, उनका रोजगार उनको हासिल करे, फूड एंड शेल्टर की व्यवस्था कर दे और मुझे लगता है उनको सेफ, सुरक्षित रहने की व्यवस्था होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मनस्थिति बदल जाएगी तो वही रुकेंगे। इन मजदूरों ने अपने गांव में वापस जाने का यह समय उचित नहीं है। वहां हमारे यहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने मांग की थी कि हमारी गाड़ियां शुरू करें, पर इस समय भीड़ हो जाएगी और ये भीड़ में ये लोग अगर मुंबई से आकर भीड़ पे जाएंगे और कोरोना लेकर अपने राज्य में जाएंगे तो मुझे लगता है कठिनाई होगी। आज भी मैंने यूपी के मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट सुना है और मैं निश्चित रूप से उनसे अनुरोध करूंगा। नहीं, मुझे लगता है इस समय ये थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, ये टाइम नहीं है। अगर इस समय अगर वो संक्रमण हो जाएगा कोरोना का उनके बीच में तो उत्तर प्रदेश में जाकर नया संकट पैदा हो सकता है। इसलिए जो मजदूर जहां भी है वही उनको रोजगार देना, वही उनको सेटल करना, फिर परिस्थिति अच्छी होने के बाद में वो जाए। इस समय कोरोना सब जगह फैला हुआ है, ऐसे इसमें अगर वो जाएगा तो केवल मजदूर वापस नहीं जाएगा, उसके साथ कोरोना भी जाएगा। तो इसलिए अगर वो उनको ले जाएंगे तो ये पूरी तरह वेरीफाई कर लेना चाहिए कि उनके ऊपर कोई संक्रमण नहीं हुआ है कोरोना का। ये बहुत डिफिकल्ट है इस समय। तो मुझे लगता है कि हमने इसका, इस सिचुएशन बहुत सेंसिटिव है और इसलिए मजदूरों को वही के वही फूड एंड शेल्टर विद डिस्टेंस मेंटेन करके उनको गडकरी जी, उनके मन का डर निकाल के करना पड़ेगा। एक लाजमी सवाल तो यहां उठेगा ना, कोटा में जो छात्र हैं उनके लिए तो धड़ाधड़ बसें जा रही हैं हर राज्य से उनको वापस राज्य में लाने के लिए उनके गंतव्य स्थल, लेकिन मजदूरों पर ये नियम अप्लाई नहीं करता। देखिए, मैं आपको तो ये ऐसी कंपैरिजन आप मत करिए। सवाल क्या सरकार के पास रेलवे की गाड़ियां नहीं है, बसेस नहीं है? सरकार भेज सकती है, पर आप एक समझ लीजिए कि कोरोना का संक्रमण जिस प्रकार से हुआ है, एक निजामुद्दीन का कार्यक्रम हुआ, उसका परिणाम देश के हर गांव में हम भुगत रहे हैं। किस प्रकार से उसका फैला हुआ। हमारे यहाँ नागपुर में एक एक एरिया में जहां लोग गए थे वो एरिया पूरा लॉकडाउन करना पड़ा है। मुझे लगता है इसलिए ये मजदूर अगर जाएंगे तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि उनको कोरोना है कि नहीं है, संक्रमण हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर एक मजदूर अपने गांव में जाएगा जिस गांव में एक भी कोरोना का नहीं है, अगर एक वहां पहुंच जाएगा तो गांव की स्थिति क्या होगी? क्या उस जिले में, उस गांव में उतनी मेडिकल इक्विपमेंट, इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल्स है? मुझे लगता है थोड़ा सा इसका विचार दूरगामी और विचार करके करना पड़ेगा। पर गडकरी जी, चल के तो मजदूर पहुंच ही गया।
नहीं, ऐसा भी नहीं। अभी हमारे यहाँ बहुत मजदूरों को हमने डाइवर्ट किया, उनको काम पर लेके गए। इंडस्ट्री में कुछ जगह पर उनके लिए रहने की व्यवस्था हो रही है, उनके फूड एंड शेल्टर की हो रही है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और कुछ लोगों को रोकने में भी हम यशस्वी हुए। और हमारे यहाँ से, जैसे विदर्भ में है, नागपुर से, बालाघाट मध्य प्रदेश और इधर के मजदूर थे, तो अब इंडस्ट्री वाले उनको वहां से काम को लाने के लिए गाड़ियां भेजकर वहां से वापस ला रहे हैं। तो दोनों प्रकार की भी स्थितियां है। इस समय डरने की बात नहीं है, हिम्मत के साथ हमको समस्या का सामना करना पड़ेगा। कोई भी जल्दबाजी में ऐसा निर्णय ना करे जिससे संक्रमण का फैलाव हो। ये चिंता जी सभी राज्य सरकार, भारत सरकार तो कर रही, उन्होंने भी करना अच्छा होगा, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। जी जी गडकरी जी, मैं आपके 2 मिनट समय और लूंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं और आपको ये जान के खुशी होगी कि एनडीटीवी ने एक टाई अप किया है हीरो साइकिल्स के साथ। क्योंकि आपने देखा होगा पर्यावरण, एक अच्छा इंपैक्ट जो ये हुआ कि पोल्यूशन लेवल बड़े कम हो गए शहरों में और अलग अलग जगह, सड़कें खाली हो गई, लोग लोग साइकिल चलाने, कुछ ऐसी बातें हो रही हैं कि अब आगे इससे क्या सीख ली जा सकती है। अगर हम घर में बैठ जाते हैं तो प्रदूषण कम हो जाता है, पानी साफ हो जाता है। आपको लगता है कि साइकिल चलाना ये आगे चल के एक बड़ा प्रभावी कदम हो सकता है कोरोना से आगे की नई दुनिया बनाने में? नहीं, ये तो साइकिल तो बहुत अच्छी है, पर मैं आपको बताता हूं कि मैं बार बार पिछले 7-8 साल से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक बाइक, ये पूरा ऑटोमोबाइल, बायोफ्यूल, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक। और एक आपको और एक बात बताता हूं, केवल पोल्यूशन नहीं कम हुआ, हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते थे, 1.5 लाख मौतें होती है। इस महीने में वो परसेंटेज एकदम गिर गया। वैसे हमने भी बीच में नया एक्ट लाया, हमने ब्लैक स्पॉट भी इंप्रूव किया है, और उसमें ये जो पोजीशन आई, इसमें मरने वालों की संख्या एकदम कम हुई है। अब ये देखो, ये आश्चर्यकारक डाटा है कि जो कोरोना में मरे वो पकड़ने के बाद में भी मरने वाले लोगों का जो परसेंटेज है एकदम कम हुआ है, क्योंकि एक्सीडेंट्स के कारण लगभग अब लोगों की मृत्यु नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है हमारी सोसाइटी को बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये तीनों का समन्वय के साथ ये एक अच्छी बात हुई है। और पर्यावरण का भी महत्व हमारे ध्यान में आया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हमको हमारा पर्यावरण साफ रहे, अच्छा रहे, शुद्ध हवा रहे, इस दृष्टि से इस बात का जरूर विचार करना होगा। नहीं, मैं गडकरी जी ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे साइकिलिस्ट जो हैं वो साइकिल चलाना भी चाहते हैं, लेकिन शहरों में कोई साइकिल जोन नहीं है, या सड़कों में साइकिल चलाने वालों के लिए कोई इज्जत नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि दोपहिया वाहन जो है वो हमेशा डर के रहता है 4 पहिए वाले से। क्या व्यवस्था बन सकती है? ये थोड़ा देखो, आपने ये कठिन काम है। दिल्ली मेरठ हमारा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, और उस हाईवे के बाजू में एक छोटी सी हमने साइकिल के लिए कोशिश की है कि एक लाइन है। मैं तो एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ये चाहता हूं कि साइकिल को हमने और उठाना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक साइकिल भी मार्केट में आई है, जो 350 किलोमीटर एक चार्ज में चलती है, सस्ती है। और धीरे धीरे हमको ट्रांसपोर्ट के हमारे पूरे एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन बायोफ्यूल, डीजल के बजाय, पेट्रोल के बजाय इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता रहा हूं एनडीटीवी में कि ये जो आप परेली जलती है ना दिल्ली के आसपास, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, जी 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 अब परेली से बायो सीएनजी तैयार करने की टेक्नोलॉजी आई, वो काम शुरू हो गया। खुद मैंने भी अपने यहाँ बायो सीएनजी बनाया है, और उस पर ट्रक और बसेस चल रही है। तो ये अब दिल्ली में भी ऐसे कम से कम 1000 एक इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में आएगी। परेली जलेगी नहीं, उल्टा उससे बायो सीएनजी बनेगा, और हमारा इंपोर्ट कम होगा और प्रदूषण भी कम होगा। तो ये बहुत बड़े इनिशिएटिव। एक बार आपको प्रार्थना करूंगा कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री करके विशेष रूप से हमने पिछले 5 साल में ये जो पर्यावरण के दृष्टि से इंपोर्ट को कम करने के लिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री, और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, देखो आप 12 साल से मैं इथेनॉल की बात करता रहता था, लोग मुझे पागल बोलते थे। आज इस देश में इथेनॉल का कितना बड़े प्रमाण पे उपयोग हो रहा है। आपको मैं आश्चर्यकारक बताऊंगा कि ये सैनिटाइजर का ब्लैक मार्केट शुरू हुआ, 1200 रुपए लीटर लोग बेचने लगे। मैंने सब शुगर फैक्ट्री को आह्वान किया, हमारे महाराष्ट्र में 30-40 फैक्ट्री ने, हमने भी शुरू किया और इथेनॉल बनाया, 1 लाख बॉटल फ्री ऑफ चार्ज बांट दी।
और अभी हमारा जो सैनिटाइजर है वो 400 रुपए लीटर है। और अभी मैंने कल पीयूष गोयल को कहा कि इतने हमने सैनिटाइजर बनाया है, इतना अवेलेबल हुआ है, कीमत कम हुई है, अब तो उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, आपने वो बैन किया है एक्सपोर्ट करने का, वो खुलवा दो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पूरी शुगर इंडस्ट्री सैनिटाइजर बनाने लगी है। तो बहुत बड़ा, तो वो अगर एक्सपोर्ट करेगी तो उनको 2 पैसे मिलेंगे, ये मैंने उनको कहा कि अब इसकी कमी नहीं है। लेकिन अब क्योंकि तो मुझे आपने क्या लगता है कि आपने ये बात कर दी गडकरी जी, तो अब मुझे पूछना लाजमी है, जो एफसीआई के गोदाम में जो चावल है वो गरीबों के देने के बजाय सरकार ने बोला कि इसको गला के इसका भी इथेनॉल बना दो। तो ये आप कहां तक, आपको नहीं लगता ये बड़ी घोर विडंबना है कि ऐसे वक्त में जहां तस्वीरें आ रही हैं कि लोग भूखे हैं, सरकार चावल गला करके इथेनॉल बना रही है? संकेत जी, आपकी बात का मैं 100% विरोध करता हूं, आपको पूरी जानकारी नहीं है। इस देश में 3 से 4 साल तक जितना लगता है उतना गेहूं चावल हमारे पास है। शुगर सरप्लस, राइस सरप्लस, गेहूं सरप्लस हमारे पास 3 साल का है, वो सड़ रहा है गोडाउन में। अगर उसको हमको केवल 80% एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, किसान के गेहूं चावल के भाव नहीं बढ़ रहे, शक्कर के किसान, गन्ने के किसान संकट में है, और इसलिए राइस कट और वेस्ट राइस जो सड़ा हुआ है उससे इथेनॉल बनाने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही और उसको अनुमति दी है। ये विजन है, ये बहुत बड़ा निर्णय है और किसानों के फेवर में है, और इस देश में अनाज की कोई कमी नहीं है। आप जरा रामविलास पासवान जी के विभाग से कितना चावल है, कितना गेहूं है, कितना शुगर है, उसका स्टैटिस्टिक लेकर आप कार्यक्रम रखिए। पंजाब हरियाणा में गेहूं चावल रखने के लिए गोडाउन में जगह नहीं है, और इसलिए हम लोग पेट्रोल का, डीजल का 7 लाख करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये अज्ञान के कारण फूड वर्सेस फ्यूल का झगड़ा कुछ अधिकारियों ने लगाया, उन्होंने अलाउ नहीं किया। ये तो मैं 3 साल से बात कर रहा था कि मक्के से इथेनॉल बनाने की अनुमति दो, राइस से बनाने की अनुमति दो, मेरे कोई बात सुन नहीं रहा था। जब ये 4 साल में इतना सड़ा हुआ अनाज आया, प्रधानमंत्री जी ने इसका रिव्यू किया, मीटिंग की, और तब जिम्मेदारी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन डिसीजन किया कि सड़ा हुआ अनाज है, कम से कम इसका इथेनॉल बनाओ, इंपोर्ट कम करो, पोल्यूशन कम होगा, और गांव के किसानों का कुछ ना कुछ हम राहत कर पाएंगे। हमको क्रॉप पैटर्न बदलने की आवश्यकता है। इस देश में हम 80% खाने का तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, जो इंपोर्ट है, तो क्रॉप पैटर्न बदलना पड़ेगा। पर एकड़ ऑयल सीड का प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, और इसलिए ये बिल्कुल सही निर्णय है। इसके बारे में जो गलत फहमी, इसका अलग कार्यक्रम करिए, सबको बुलाइए, मुझे भी बुलाइए। मैं बहुत दिनों से इस बात का कट्टर समर्थक था। ये फूड वर्सेस फ्यूल का झगड़ा लगाने वाले, ये दिल्ली में रहने वाले जिनको गांव, गरीब मजदूर किसान की जानकारी नहीं, वो ऐसी बात करते, आप बिल्कुल मत करिए। ये बिल्कुल किसानों के और गांव के हित में है और देश के हित में है। 3 साल 4 साल पूरा लगे, अगर एक भी अनाज नहीं हुआ तो भी उतना अनाज हमारे गोडाउन में पड़ा है, हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है, अनाज सड़ रहा है, और इसलिए उसको हम लोग इथेनॉल में कन्वर्ट करें। ये बात प्रधानमंत्री ने कही, ये कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है नितिन गडकरी जी, आपने एनडीटीवी से बात की, बहुत डिटेल में बात की, आपके मन के करीब जो जो मुद्दे थे उनके बारे में बात की, और उम्मीद यही है कि आप भी इसी तरीके से कार्यरत रहें और हम सब मिल करके एक साथ इस महामारी से आगे उभर सकें और हमारी इकोनॉमी ऑन ट्रैक हो जाए। नितिन गडकरी, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।